Hi everyone. Welcome to the first webinar session organized by Optimus Fox on Introduction to Blockchain Development. I'm Laiba, your host for tonight, and it is my pleasure to thank you all for joining in today. So, briefing you a little about our company, Optimus Fox is a blockchain development company, but our skill set is not just limited to blockchain. We also offer mobile and web app development, UI UX design, artificial intelligence, and digital marketing services. Our professionals have worked in the domains of latest blockchain technologies, including Hyperledger, Fabric, Ethereum, Stellar, etc. So, if you want to launch your cryptocurrency, exchange, or marketplace, we are here to help you with that. Moreover, we can also help you set up your NFT or NFT marketplace. So that was a little about our company. The exciting part is that we have some amazing upcoming events. Firstly, we have our next webinar session on Introduction to Metaverse on 25th April 2022. I've provided the registration link in the description box below. Secondly, we also have a 1-month blockchain training bootcamp coming up right after Eid. So make sure you don't miss that out and just register yourself for that, and you can find the registration link in the description box below. Alright, so let's move on towards our webinar session. Our speaker for tonight is Ali Wissam, who has extensive experience in blockchain development. He will be guiding you about the basics of blockchain development so that you can kickstart your career in it. Ali, the mic is all yours. Please start with today's session. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को लोग अमूमन समझते हैं कि ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है। लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन है। हमें ब्लॉकचेन को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि पैसा क्या चीज़ है, पैसे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, किस तरह हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने उसकी पहली एप्लीकेशन बिटकॉइन एक करेंसी बनाई, क्रिप्टो करेंसी बनाई। अच्छा, पैसे में 3 चीज़ें होना, 3 ख़ुसूसियत होना ज़रूरी हैं। सबसे पहली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरी यूनिट ऑफ अकाउंट एंड थर्ड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी करेंसी में, चाहे वो फ़िएट करेंसी है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसको हम कैश कहते हैं, या कोई क्रिप्टो करेंसी, उस करेंसी में तीनों चीज़ें किसी में भी नहीं पाई जाती। कुछ ऐसी करेंसीज़ हैं जिनमें ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पाई जाती हैं, लेकिन फुल किसी में एग्ज़िस्ट नहीं करती। सबसे पहले देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की एक मिसाल है कि अगर मेरे पास ₹500 का नोट है, तो मैं वो किसी से भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। किसी बंदे को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे 500 का नोट लेके वो अपना मुझे दे दे, या वो मेरा नोट एक्सेप्ट करने से ना नहीं करेगा। हम उस नोट के साथ, उस करेंसी के साथ कुछ भी सर्विसेज़, गुड्स या कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, ग्रोसरीज़ बाय कर सकते हैं। ये पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई हासिल करना चाहता है। अच्छा, पैसे में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंदर कुछ चीज़ें और हैं। इसमें एक पहली चीज़ है स्कार्सिटी। चूँकि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, इसको बहुत कम बनाया जाता है। मसलन ये एक नायाब चीज़ है, इसको नायाब ही रखा जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा बना दें, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों नोट प्रिंट कर दें, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। पैसा अगर बहुत ज़्यादा प्रिंट किया जाए, तो भी इन्फ्लेशन आती है। अगर पैसा बहुत कम प्रिंट किया जाए, तो भी महँगाई आती है। तो इसको हम बिल्कुल दरमियान में रखते हैं। जो भी एक्सचेंजेज़ हैं, फर्म्स हैं, वो जो पैसा जो लोग बनाते हैं, वो इसको बिल्कुल दरमियान में बनाते हैं। मतलब ना ज़्यादा बनाते हैं, ना कम बनाते हैं। इसकी दूसरी ख़ुसूसियत है ड्यूरेबल। पैसे को ड्यूरेबल होना चाहिए। मसलन अगर हमारे पास 500 का नोट है, तो वो ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर हम उसको फाड़ दें, धो दें, तो वो ख़राब होगा। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें, तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। हम उसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी फ़ोल्ड कर लें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, वो जैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो ख़राब नहीं होता। ये इसमें दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ पैसे में ये है, वो डिविज़िबल हो। मतलब हम उसको बहुत छोटी फैक्टर में डिवाइड कर सकें। लाइक हमारे पास 500 में व एक ₹100 है, और उसमें हमारे पास ₹1 है, ₹1 का सिक्का है। हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। चौथी ख़ुसूसियत मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हमारे पास होती है फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी वो होती है कि ऐसी चीज़ जिसके बदले में मैं दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर सकूँ। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी
कि पोर्ट के फंजीबिलिटी ऐसी चीज़ है कि अगर मैं उसको किसी और चीज़ के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, कि मैं 500 के नोट के साथ किसी और बंदे से 500 एक्सचेंज कर सकता हूँ। इसके बाद आती है वाइडली एक्सेप्टेड। पैसा पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में हर जगह पे एक्सेप्ट होता है, ख़्वाह वो उस कंट्री का हो या किसी का हो, हम एक्सचेंज से चेंज भी करवा सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कि पैसा वाइडली एक्सेप्टेड हो और हार्ड टू काउंटरफिट हो, कि कोई बंदा भी पैसा प्रिंट ना कर सके। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई लोग पैसा प्रिंट कर रहे हैं। जो लोग जाली नोट भी प्रिंट करते हैं या जाली क्रिप्टो करेंसी भी बनती है, उसमें भी कुछ फ्लॉज होते हैं, वो पूरी की पूरी मैच नहीं करती। पैसे की कॉपी बनाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ थी पैसे की खसूसियात में, यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम किसी भी अशिया को, किसी चीज़ को मेजर कर सकें। मसलन हम वेट को किलोग्राम और पाउंड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स हम उसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इन वॉट्स, पेट्रोल इन लीटर्स। किसी भी करेंसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो, लेकिन अमूमन इस तरह होता है। बिटकॉइन की प्राइस बहुत जल्दी कम ज़्यादा होती है, इसलिए ये बहुत अच्छी यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है। इसको हम आगे जाके मज़ीद समझेंगे, फ़िलहाल आगे देखते हैं। इसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर किसी को पे मिलती है तो वो फ़ौरन से सारी पे को स्पेंड नहीं कर देता। वो वेट करता है, उसको पता होता है कि मैंने इसके साथ पूरे 30 दिन या 1 महीना गुज़ारना है। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको यूज़ करता है, फ़ौरन से उसको वो यूज़ नहीं कर लेता। और ये खसूसियत भी क्रिप्टो करेंसी में पाई जानी चाहिए। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और आपने उसको अपने पास स्टोर किया हुआ है, तो हर साल ये अपनी 3% की मालियत खो देगा। मसलन अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप उसको 30 साल के बाद कहीं से निकालते हैं, तो वो 30% उनकी उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। ये सिर्फ़ पैसे के लिए है, किसी और चीज़ के लिए नहीं है। अच्छा, हमारा मेन चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ से। ब्लॉकचेन को टेक्निकल साइड से समझने से पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं जो कि ब्लॉकचेन की तरह काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक किसी न किसी लेजर से, रजिस्टर से गुज़रता रहता है। मसलन उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट बनता है, उसका सीएनआईसी कार्ड बनता है, पासपोर्ट बनता है, डिप्लोमा, मैरिज सर्टिफ़िकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, डेथ सर्टिफ़िकेट्स या उसकी बुक ऑफ डीड। बुक ऑफ डीड्स को आप इस तरह समझ लें कि उसकी नेकियां कितनी हैं। अच्छा, ये चीज़ें, इन चीज़ों में से हर इंसान गुजरता है, लेकिन इधर मसला क्या है, हमें इस रिकॉर्ड को रखने के लिए कोई ना कोई सेंट्रल सिस्टम चाहिए। मसलन हमें एक सर्वर चाहिए जो कि या एक हमें डेटाबेस चाहिए जिसमें ये सारा डेटा स्टोर हो। अगर वो सर्वर ख़राब हो जाए, उसमें से डेटा सारा डिलीट हो जाए, तो हर चीज़ गई, हम उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें किसी भी डेटा को रखवाने के लिए किसी न किसी बुक कीपर की या मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्लॉकचेन इस चीज़ को ख़त्म करती है। हमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए, वो सारे का सारा डिसेंट्रलाइज्ड हर एक डिवाइस पे जाके स्टोर होता है। आगे अगली स्लाइड में हम इसको देखते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन के निज़ाम से पहले अगर हम बात करें कि व्हाई वी नीड ब्लॉकचेन, अगर हम बात करते हैं कि व्हाई वी नीड ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्यों ज़रूरी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ब्लॉकचेन चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम बाद में करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहली चीज़ है एक्सक्लूजन। जो पहली प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं मनमानी अलहदगी। कि अगर हमें आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब भी चाहे अपने निज़ाम से बाहर कर सकता है, अपने निज़ाम से ख़त्म कर सकता है, कभी भी हमारी सर्विसेज बंद कर सकता है, क्योंकि उन लोगों का कंट्रोल है पूरी दुनिया पे, वो तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अलावा हर मुल्क का यही हाल है। लोग एक सेंट्रल पॉइंट से पूरी दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जब चाहते हैं वो किसी को अपने निज़ाम से निकाल देते हैं। अगर हम इराक की मिसाल लें, तो उन्होंने इराक की मिसाल लें, ईरान की मिसाल लें, तो वो उन्होंने उनको अलहदा कर दिया हुआ है। पहली बात हम देखते हैं कि पेपाल पेपाल वाले अगर चाहें तो वहाँ पाकिस्तान को पेपाल चलाने दें या ख़त्म कर दें, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है, इसका कंट्रोल उनके पास है। हमें एक ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें हर कोई अपनी मर्ज़ी से शामिल हो सके, अपनी मर्ज़ी से उस सिस्टम को छोड़ सके। और डेटा की एक और मिसाल लेते हैं कि 1 बिलियन लोग एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, उनका डेटा है ही नहीं, किसी ने स्टोर ही नहीं किया हुआ। क्या पता किसी ने उसको जानबूझ के स्टोर ही ना किया हो।
ये भी हो सकता है कि कोई बंदे ने कोई गलत काम किया हो, उसने अपने आप को डॉक्यूमेंट्स में डेट मुर्दा करार दे दिया हो। दूसरी चीज़ है डिसऑनेस्टी, दूसरी प्रॉब्लम कि अगर हम लोग वोट देते हैं अपने हुक्मरानों को कि वो मुल्क के ऊपर पैसा लगाएं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करें, वेलफेयर पे काम करें, लेकिन वो पैसे को मुल्क पे लगाने के लिए लगाने की बजाय, आवाम पे लगाने की बजाय अपनी लग्जरीज खरीद लेते हैं। यह है डिसऑनेस्टी। अगर हम ये सारा निज़ाम ब्लॉकचेन पे कर दें, डिसेंट्रलाइज कर दें, मसलन हर एक बंदे को पता हो कि ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, किस बंदे ने कौन सा काम किया है, कोई बंदा भी जाके हिस्ट्री देख सकता है, तो कोई बंदा गलत काम नहीं करेगा, वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। उसको पता होगा कि कल इसने किसी को 1 लाख रुपए सेंड किए हैं, लेकिन इसने बताए 50,000 हैं, वो पकड़ा जाएगा। हम इसको आगे जाके समझते हैं कि ये किस तरह डेटा स्टोर होता है। इसके बाद तीसरी चीज़ है लॉस ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या अगर आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो, कोई बंदा बैंक में से आपका सारा डेटा डिलीट कर दे, या पूरे बैंक को आग लग जाए, सारा सारा कुछ वहाँ से ख़त्म हो जाए, आपको कुछ भी ना मिले, आपके सारे रिकॉर्ड्स वॉश हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि किसी बैंक के बंदे ने या किसी सेंट्रलाइज सिस्टम में किसी पर्सन ने आपका डेटा रॉन्गली ऐड कर दिया है, आपके पैसे उसने बदल दिए कि आपके अकाउंट में अगर कुछ ज़्यादा पैसे हैं उसने कम कर दिए, या उधर आग लग गई, कोई तूफान आ गया, वो डेटा सारा ज़ाया हो गया। अगर ये सब होता है तो इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि डेटा किसके पास होगा? फिर 2008 से पहले, या अगर हम और बात करें तो 2015 से पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। हम किसी कोई ऐसा निज़ाम या एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोई बंदा भी किसी दूसरे बंदे पे ट्रस्ट नहीं करता। मसलन अगर मैंने आप में से किसी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे आप पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए आपको बिटकॉइन सेंड कर सकता हूँ। हम हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं किसी ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट में? क्या हम एक ऐसा लेजर बना लें, एक ऐसा खाता बना लें जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसमें हर बंदा हिस्ट्री देख सके कि कौन सा काम किसने किया और कब किया था, उसकी पूरी की पूरी टाइम स्टैम्प आ रही हो। इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स और यूएस वाले पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहे हैं, और उसके बाद हमारी हुकूमत, मुल्कों की हुकूमत उस मुल्क के निज़ाम को चला रही है। वो उस मुल्क के कानून में कोई भी रद्द-बदल कर सकते हैं, पैसे की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, पैसे की वैल्यू कम कर सकते हैं। जिस तरह इंडिया में 500 का नोट बंद हुआ था, तो बहुत सारे लोग लाइनों में लगने की वजह से, कुछ को तो हार्ट अटैक हो गया था ये सुनकर ही कि 500 का नोट बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी जमा की हुई थी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट से अपना सारे का सारा कंट्रोल वापस ले लें? एक ऐसा निज़ाम बना लें जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कोड लिखा हो, उसमें कोई भी ह्यूमन या पर्सन कुछ ना कर सके, कुछ चेंजेस ना कर सके, सिर्फ़ हम कोड पे ट्रस्ट करें और कोड ही हमारे लिए सारे काम कर रहा हो। हम किसी सेंट्रलाइज़ बंदे की बजाय को निकाल के एक ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि वो डेटा कीप करे? ये प्रॉब्लम का हल हमें दिया सतोशी नाकामोटो ने, जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसके ऊपर पहली इसकी एप्लीकेशन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनाई। अब ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन उसकी पहली एप्लीकेशन है। बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन नहीं है। हाँ, लेकिन बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन के ऊपर ज़रूर बना, उसकी लेयर के ऊपर। लेकिन बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में फ़र्क है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो कि डिसेंट्रलाइज़ है। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। इसको आप ब्लॉकचेन से लिंक कर सकते हैं। आपको ये समझकर ब्लॉकचेन समझना बहुत आसान होगा। मसलन हम किसी की शादी होती है, शादी पे बहुत सारे मेहमान आते हैं। अब वो इस चीज़ के गवाह होते हैं कि उस लड़के-लड़की की शादी हो चुकी है, वो सब उस चीज़ के गवाह हैं। अब कल कोई उसमें से नहीं कह सकता कि इसने इससे शादी नहीं की। वो एक डेटा स्टोर हो गया हर किसी के दिमाग में। अब हर किसी को पता है कि फलाने की शादी उसके साथ हुई है, या किसी भी पर्सन ए की शादी पर्सन बी के साथ हुई है। तो अगर कोई बंदा उसमें चेंज करना चाहे, या वो वाला बंदा खुद ही ना करे कि मैंने शादी नहीं की इससे, तो लोग उसको कहेंगे भाई आपने शादी की है, वो उसकी गलत बात पकड़ी जाएगी। दूसरी मिसाल हम लेते हैं हिफ्ज़ कुरान की। हिफ्ज़ जितने भी हमारे पास हाफ़िज़ हैं, उन सब के दिमाग में, दिल में कुरान पाक स्टोर है। अगर कोई नाअक़बत अंदेश आके कुरान पाक की कोई आयत अपने पास से गढ़ लाता है, या उसमें से वो कोई चेंज करता है,
तो बाकी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको इस निज़ाम से ही उसको बाहर निकाल देंगे। तीसरी मिसाल है हमारे पास हदीस नरेशन की, कि हमारे पास हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, उसके लिए हमारे पास बुक्स हैं। अगर कोई ऐसा बंदा एक नई हदीस अपने पास से गढ़ के ले आता है, तो बाकी लोग जिनके पास हदीस का ज़ख़ीरा मौजूद है, वो डेटा को मैच करते हुए उस बंदे की हदीस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ट्रांज़ैक्शन क्या होती है? हम अपनी रियल लाइफ डेली लाइफ में देखते हैं कि ट्रांज़ैक्शन क्या होती है। अगर मैं मिसाल दूँ एक पर्सन की, जिसका नाम अब्दुल्ला है, उसने 10,000 रुपए माँगे ताहिर से। ताहिर ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन खोली, अब्दुल्ला को पैसे सेंड किए, अब्दुल्ला ने उसको पैसे रिसीव कर लिए। अब ताहिर के अकाउंट में 10,000 रुपए कम हो गए हैं। इन दोनों को बैंक पे ट्रस्ट करना इनकी मजबूरी है। बैंक अपनी कमीशन फ़ी भी चार्ज करेगा दोनों साइड से या एक साइड से। क्या अगर हम सोचें कि अब्दुल्ला 7,000 मील दूर रहता है, तो उसमें बहुत सारे बैंक आ जाएँगे, 2-3 या 3 से ज़्यादा तो आएँगे। अब हर बैंक अपना उसमें से कमीशन लेगा, और अगर उसने 10,000 रुपए भेजे हैं, तो उसके कमीशन के बहुत ज़्यादा कट जाएँगे। अब चूँकि पाकिस्तान की करेंसी और है, अगले मुल्क की करेंसी और होगी, तो उसमें उसको जितने उसने भेजने हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। कि हमने ये कर दिया, हमने तमाम अंडे एक टोकरी में रख दिए, और वो टोकरी भी किसी और की है। हम बस बैंक पे ट्रस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट आज चाहे पैसे की वैल्यू कम कर दे, पैसे की वैल्यू ज़्यादा कर दे, से ये सारा काम सेंट्रलाइज़ है। इस चीज़ का सॉल्यूशन हमें सतोशी नाकामोटो ने दिया था 2008 में। ब्लॉकचेन का जो सबसे पहला पिलर है, इसको हम कह सकते हैं क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से हमने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, कि उसको कोई और बंदा, जो कि अगर मैंने पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ मैसेज सेंड किया है इनक्रिप्ट करके, तो पर्सन सी वो मैसेज डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन में क्रिप्टोग्राफी यूज़ हुई है, और हम समझते हैं क्रिप्टोग्राफी कौन सी टाइप्स की होती है। क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है किसी ना किसी मैसेज को, किसी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, कि बाकी लोग इसको एक्सेस ना कर सकें। हमारे पास दो तरह की क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होती है सिमेट्रिक, दूसरी होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हमारे पास वो होती है कि जिसमें हमारे पास एक ही प्राइवेट की होती है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये होती है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास होती है पब्लिक की, एक होती है प्राइवेट की। हम अगर हमने एक मैसेज हेलो को इनक्रिप्ट किया, प्राइवेट की, मैंने अगर किसी मैसेज को इनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की यूज़ करते हुए, किसी और बंदे की पब्लिक की यूज़ करते हुए, मतलब मैंने दोनों को मिला के, तो वो वाला बंदा अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए और मेरी पब्लिक की को यूज़ करते हुए इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। हम एक मिसाल से इसको समझते हैं। टॉम ने एलिस की पब्लिक की यूज़ की, उसके साथ उसने मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया और एलिस को सेंड कर दिया। एलिस ने अपनी प्राइवेट की यूज़ की डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, और जो मैसेज हम इनक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की के साथ, उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। अगर हम किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं प्राइवेट की के साथ, तो हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं अगले बंदे की पब्लिक की के साथ। दूसरा ब्लॉकचेन का जो ज़रूरी पिलर है, वो है हैश फंक्शन, हैशिंग एल्गोरिदम। हैश फंक्शन की एग्जांपल ऐसे है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है या एक फॉर्मूला है, उसमें से मैंने अगर किसी डेटा को पास किया, हाँ मैंने एक लफ्ज़ को, एक लाइन को, या पूरे के पूरे वर्ड के डॉक्यूमेंट जिसमें हज़ारों लाइनों का डेटा होगा, मैंने उसको पास किया, तो एक मुझे उसकी आउटपुट के अंदर एक पर्टिकुलर साइज़ का नंबर मिलेगा, जो कि पहले से तय होगा। मिसाल के तौर पे हमें कैचअप 256 या SHA 256, जो कि बिटकॉइन और इथेरियम यूज़ कर रहा है, वो 256 बिट लॉन्ग नंबर देता है। इसकी मिसाल ये है, अगर मैंने 4 को पास पास किया हैश फंक्शन के थ्रू, मुझे डेटा मिला DCBEA। अगर आप इसको सही तरह समझ लेते हैं, तो आपको ब्लॉकचेन माइनिंग समझने में बहुत आसानी होगी। अगर मैंने 26 पास किया हैश फंक्शन के थ्रू, तो मुझे एक नंबर मिलेगा 94C80। अब हमने देखने की डिफ़िकल्टी, क्या हम कोई ऐसा हम हमें कोई बंदा कहता है कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो हैश फंक्शन के थ्रू जिसके स्टार्ट में 3 ज़ीरो आते हों, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास उसके 2-3 हल हैं। जो हमारे पास सबसे पहला हल है, वो है
कि हम ब्रूट फोर्स के ज़रिए दोबारा डेटा ऐड करके दोबारा उसमें मैसेज ऐड करके हम चेक करते जाएं, मतलब मैंने हेलो ABCD XYZ हर दफ़ा मैंने डेटा को बदल के पास किया, तब तक जब तक कि मुझे 3 सिफर से स्टार्ट होने वाला आउटपुट नहीं मिलती। तो ब्लॉकचेन की माइनिंग कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से तय होती है। इसके बाद हमने पास किया 273, उसका हमें रिजल्ट ये मिला, और फिर हमने पास किया हैश फंक्शन के थ्रू 75 53 533 और हमें उसकी आउटपुट मिल गई ये वाली। अब ब्लॉकचेन में एक्चुअल में काम इस तरह हो रहा होता है, अगर हम 3 सिफर पास करते हैं हैश फंक्शन के थ्रू हमें ये वाला डेटा मिलेगा। अगर मैंने इसमें से एक भी बिट चेंज कर दिया, मैंने इधर 1 लिख दिया, तो ये वाला आउटपुट हमारे पास पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसा कि इधर एक 1 चेंज किया तो ये वाला चेंज हो चुका है। अब उसमें हमने एक और नंबर चेंज कर दिया तो ये पूरी की पूरी आउटपुट चेंज हो चुकी है। इसका मकसद होता है ब्लॉकचेन में डेटा को ट्रांसपेरेंट और शफाफ रखने के लिए। मसलन आगे हम पढ़ेंगे मर्कल ट्री। मैं आपको बताता हूँ, मर्कल ट्री एक एल्गोरिदम है जो कि ब्लॉकचेन को सिक्योर करता है। कैसे सिक्योर करता है कि ये मर्कल ट्री की एक इमेज है, इसमें अगर पर्सन ए ने पर्सन बी को एक BTC सेंड किया है तो उसका हमें मिलेगा एक ट्रांजैक्शन हैश। मसलन जो उसने आउटपुट में इनपुट में डाली वैल्यू कि 1 बिटकॉइन वो सेंड कर रहा है, उसका हमें यहाँ पे एक हैश मिल जाएगा। अब ये वाला हैश हम जाके यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इस जगह में। इस तरह कोई और बंदा किसी को कुछ सेंड करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है, किसी प्रोग्राम पे क्लिक करता है, वो ट्रांजैक्शन जाती है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसका हैश हमारे पास इधर आ जाएगा। इस तरह हम हर बंदे का डेटा यहाँ पे सेव करेंगे, फिर इस पूरे डेटा को हम हैश से गुजारेंगे। मसलन मैंने इसको गुजार दिया हैश के थ्रू, मुझे एक आउटपुट मिल गया, मैंने इसको भी गुजार दिया, मुझे फिर एक आउटपुट मिल गया। अब मुझे चाहिए एक मर्कल रूट, कि एक ऐसा मेरे पास हैश हो जिसके अंदर सारे के सारे ट्रांजैक्शन का जो मेरे पास उसका टॉप हैश हो, कि अगर मैं इधर को चेंज करूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को जाके वेरीफाई करने की कि जब उस बंदे ने ट्रांजैक्शन की तो उसका हैश क्या था। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर कर दूंगा और मैं एक हैश ले लूँगा। अब ये वाला हैश ब्लॉकचेन के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा। कोई बंदा भी अगर इधर को चेंज करता है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि कोई ना कोई किसी बंदे ने चेंज किया है, किसी हैकर ने कुछ चेंज किया है। मर्कल ट्री ये होता है और मर्कल रूट ये होता है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कंसेंसस एल्गोरिदम या कंसेंसस प्रोटोकॉल। इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं इत्तेफाक की राय। मसलन के ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में कौन सा डेटा सेव होगा, कितने बंदे उस डेटा पे इत्तेफाक करते हैं, कितने बंदे इत्तेफाक नहीं करते। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उस ट्रस्टलेस सिस्टम के थ्रू, उस ट्रस्टलेस इन्वायरमेंट में हम सबको एक बात के ऊपर लेके आ सकें कि एक ब्लॉक में जो डेटा हमने सेव किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो किसी ने उसको हैक नहीं किया हुआ, किसी ने कोई गलत ट्रांजैक्शन सेंड नहीं की हुई। ये इसके 3 चैलेंज हैं मेजर, कि जो बंदे इसको अटैक करते हैं उनसे प्रिवेंट किया जाए, कंप्यूटिंग चेंज है, सिक्योरिटी, इसको कोई बंदा सिक्योरिटी ब्रेक ना कर सके। आपको मैं कंसेंसस को समझने के लिए एक आसान एग्जांपल देता हूँ। आप अगर ये लेफ़्ट साइड वाली इमेज देखेंगे, इसमें हमारे पास एक दरबार है और उसके ऊपर ये समझ लें कि इन लोगों ने अटैक करना है। अब ये लोग कैसे अटैक कर सकते हैं? इन्होंने इस दरबार को चारों साइड से घेर लिया हुआ है। अब ये जो पहला जनरल है या ये बादशाह है, अगर हम इसकी मिसाल लें, ये बोलता है कि हमने 10 बजे इसके ऊपर अटैक कर देना है, तो सारे लोग एग्री करते हैं। क्या अगर ऐसा हो कि उसमें 3 लोग या एक बंदा ऐसा हो जो उसमें अटैक करने के लिए राज़ी ना हो, जो उसमें अटैक कर लेना चाहे, इसने एक पर्सन के थ्रू मैसेज दिया इस बंदे को कि हम 10 बजे अटैक कर रहे हैं, इसने इसको मैसेज दिया, अब यहाँ तक लोग 10 बजे पे एग्री हो गए। जब इस बंदे ने इसको एक मैसेज दिया कि हम 10 बजे नहीं 11 बजे अटैक कर रहे हैं या हम अटैक कर ही नहीं रहे, तो इन लोगों के पास वो मैसेज आएगा जो इस बंदे का बनाया हुआ है। अब जब ये लोग अटैक करेंगे तो ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि हर बंदा एक बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहा, हर बंदा जो जनरल ने बात बोली हुई है वो नहीं कर रहा। हम इसकी दूसरी मिसाल ये है कि
हमें इस चीज़ को कैसे हम फोर्स कर सकते हैं कि सारे बंदे हमारी बात माने? हम ये करते हैं कि जो मैसेज भी पर्सन ए पर्सन बी को दे, उस मैसेज के डिलीवर होने में पूरे के पूरे 10 मिनट लगें। इसने इसको मैसेज डिलीवर किया 10 मिनट लगे, इसने इसको डिलीवर किया 10 मिनट लगे। अब जब ये बंदा इसको डिलीवर करेगा तो इधर लगा टाइम हमारे पास 15 मिनट। अब इन सब बंदों को श्योर हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, तो ये लोग इस बंदे को इस निज़ाम से बाहर कर देंगे। यह है एग्जांपल बेज़ंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस की। बिटकॉइन ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिदम यूज़ करता है हर किसी को इत्तेफाक दिलाने के लिए, हर किसी को एक पॉइंट पे लाने के लिए। प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको चलाने में, यूज़ करने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है और इसके लिए हमें बहुत हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। और इसको यूज़ करने के लिए जो इसमें होते हैं ब्लॉकचेन के माइनर्स, वो क्या करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन आई ब्लॉकचेन के ऊपर। मैं बिल्कुल जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद आपको डिटेल में एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन फ़िलहाल इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो कि माइनर्स हैं, जो ब्लॉकचेन में माइनिंग कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं और कंसेंसस पे सारे बंदे इत्तेफाक कर रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है? उनको एक पज़ल सॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमें 3 ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला हैश फाइंड करना है, तो ये सारे लोग भी एक्चुअल में हैश फाइंड कर रहे होते हैं। अब हैश फाइंड करने के लिए इनकी यूज़ होती है प्रोसेसिंग पावर और बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ होती है, क्योंकि माइनर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। जो बंदा भी सबसे पहले वो पज़ल सॉल्व कर लेता है, उसको वो नंबर कॉम्प्लेक्सिटी पे पूरा उतरने वाला नंबर मिल जाता है, वो विनर होता है। और उस विनर को बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में आज के दौर में या आज के दिन 6.5 बिटकॉइन मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क में कौन कौन से चैलेंजेस हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया, माइनर्स को एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सोल्व करना पड़ता है, वो हैश फाइंड करना पड़ता है। SHA-256 या हैशिंग एल्गोरिदम भी एक्चुअल में क्रिप्टोग्राफी की मदद से ही बना हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है इसको चलाने में, बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ होती है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें वेस्ट होती है। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेंसस का एल्गोरिदम है जिसका नाम है प्रूफ ऑफ स्टेक। ये 2011 में क्वांटम मशीन वालों ने प्रपोज किया था। इसमें लोग माइनिंग नहीं करते, इसमें लोग अपने पास स्टेक रखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे के पास बिटकॉइन में 50,000 अगर बिटकॉइन है, तो उसका हक ज़्यादा है कि वो माइनिंग करे बजाय उस बंदे के जिसके पास 0 बिटकॉइन है या जिसके पास कम बिटकॉइन है। तो इसमें लोग खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन बंदा माइन कर सके, या जो बंदा अपना स्टेक रखवाता है वो उसके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं कि वो माइन कर सके। इसमें हमारे पास कोई भी रिवार्ड नहीं होता। इसमें ये होता है कि सारे के सारे बिटकॉइन, या अगर हम बिटकॉइन की मिसाल लेते हैं, अगर प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम हम बिटकॉइन पे लगाते हैं, तो उसमें ये होगा कि सारे के सारे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी हम पहले से मिंट करके बना के रख लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते जाएंगे, क्योंकि इसमें रिवार्ड नहीं होता। अब चूंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में बिटकॉइन का एक ब्लॉक 10 मिनट में बनता है, तो हर 10 मिनट के बाद 6.5 BTC नए बनते हैं, नए रिलीज़ होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जो बंदा बिटकॉइन का कंसेंसस का हैश फाइंड करता है, जो नया ब्लॉक वो ब्लॉकचेन पे बेचता है, वहाँ पे लिख देता है कि मेरे पास 6.5 बिटकॉइन हैं। अब बाकी लोग उसके ऊपर एग्री करते हैं और उसको ज़ीरो एड्रेस से ऑटोमेटिकली 6.5 बिटकॉइन सेंड हो जाते हैं। ये है एक कंसेंसस एल्गोरिदम कि बाकी लोगों ने कंसेंसस किया कि अब वाकई ही आपके पास इतने बिटकॉइन हैं और उसको उतने बिटकॉइन मिल गए। अब अगर सारे के सारे लोग किसी ऐसी चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं जो कि ब्लॉकचेन में नहीं हो, तो वो काम नहीं होगा। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के एडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं? एक, इसका माइनर एक पर्सन एक सिंपल से लैपटॉप से इसका वैलिडेटर बन सकता है। इसको हम वैलिडेटर नोड भी कहते हैं। और जो अटैक करेगा, या मतलब किसी अटैकर ने अटैक किया, जिसके ऊपर अटैक हुआ उसको कम लॉस होगा। और जिस बंदे के पास 51% का स्टेक है, अगर किसी बंदे के पास इस सिस्टम में बिटकॉइन में, एथेरियम में 51% ऑफ क्रिप्टो करेंसी होल्ड करती है, तो वो उस नेटवर्क को चेंज कर सकता है, उसमें कोई ना कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन चलती है 51% अटैक के ऊपर। अगर 51% लोग ये कहें कि ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे हुई है, कि पर्सन ए ने पर्सन बी को 50 रुपीज़ भेजे हैं,
51% लोग उसको एग्री करें, इसका मतलब है कि उसने वो ट्रांजैक्शन में सारे लोग उसको मानना ही पड़ेगा। अगर उसके बरक्स अगर 49% लोग कहते हैं कि इसने नहीं किया तो उनकी बात कोई भी नहीं मानेगा। एक और हमारे पास कंसेंसस एल्गोरिथम है, उसका नाम है प्रूफ ऑफ बर्न। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जो बंदा अपनी क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करेगा, एक ऐसी जगह पे सेंड करेगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती। मैं उसको किसी ऐसे अकाउंट एड्रेस पे सेंड करता हूँ जो ना कोई ऑन करता है, ना वहाँ से मैं उसको वापस लेके आ सकता हूँ, मैं उसको रिस्टोर भी नहीं कर सकता हूँ। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ बर्न। अब जो बंदा ज़्यादा अपने टोकन बर्न करेगा, क्रिप्टो करेंसी बर्न करेगा, वो वैलिडेटर ज़्यादा बन सकता है, उसके पास ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। ये ब्लॉकचेन की डेफिनेशन मैंने डॉक्टर ज़िशान नसर उस्मानी साहब की बुक से ली है। इसका नाम है ब्लॉकचेन यूज़ केसेस। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। ब्लॉकचेन को समझते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में किन चीज़ों को मिलकर बनती है, उसमें क्या चीज़ होती है एक्चुअल में। ब्लॉकचेन एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। एक पीयर टू पीयर आप लोग समझते होंगे कि हर नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है और दूसरी नोड तीसरी नोड से कनेक्टेड है। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है। हर बंदा, हर नोड, पूरे के पूरे कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये ब्लॉकचेन का निज़ाम डिसेंट्रलाइज होता है। मसलन इसके अंदर कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता। हम इस निज़ाम को किसी सेंट्रल अथॉरिटी से बंद नहीं कर सकते। ये डिसेंट्रलाइज होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेंट्रलाइज में एक होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल, के एक सर्वर होता है, वो क्लाइंट्स को डेटा सेंड कर रहा होता है, उसको सर्विसेज दे रहा होता है। और डिसेंट्रलाइज में होता है हमारे पास सर्वर होता ही नहीं है, हर नोड दूसरे से कनेक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसी चीज़ है कि जो डेटा, हर ऐसा डेटा या ब्लॉकचेन का डेटा सारे का सारा हर किसी नोड के पास है। अगर हमारे पास 500 माइनर्स हैं, ब्लॉकचेन के 500 नोड्स हैं, तो हर नोड के पास ब्लॉकचेन की पूरी हिस्ट्री स्टोर है। हर किसी बंदे को पता है कि पीछे वाले टाइम में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हैं। अब ब्लॉकचेन एक हिस्ट्री मेंटेन करता है। ब्लॉकचेन इज अ पेयर टू पेयर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर that permanently chronologically records and guarantees an immutable unalterable trustworthy transaction। ब्लॉकचेन एक ऐसा पेयर टू पेयर डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड निज़ाम है जो कि डाटा को हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर करता रहता है और गारंटी देता है कि डाटा किसी ने चेंज नहीं किया। अगर हमने ब्लॉकचेन पे एक ब्लॉक बना के उसको ब्लॉकचेन पे सेंड कर दिया है तो उसका डाटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, हम उसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते और इस डाटा को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ये एक ट्रस्टलेस इन्वायरमेंट में होता है और इसको एक कंसेंसस एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योर किया जाता है। ये डेफिनेशन मुझे हर किसी ब्लॉकचेन की डेफिनेशन अच्छी लगी है और आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली है। अब हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन की टाइप्स क्या हैं। हमारे पास ब्लॉकचेन की 3 टाइप्स हैं। पहली है पब्लिक परमिशनलेस, जिस तरह बिटकॉइन है, इथेरियम है, स्टेलर है, कि कोई बंदा भी आके इस निज़ाम में शामिल हो जाए या इसको छोड़ दे। मसलन अगर मैंने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में माइनिंग स्टार्ट करनी है तो मैं अपने लैपटॉप में बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा और मैं माइनिंग स्टार्ट कर दूँगा। अब माइनिंग सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि सारे का सारा पुराना डेटा, पुरानी हिस्ट्री मेरे लैपटॉप में, मेरी मशीन में डाउनलोड करेगा और मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। अब बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा हुआ है कि वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करते हुए माइनिंग स्टार्ट कर देता है, हैश फाइंड करना स्टार्ट कर देता है हर किसी ब्लॉक का। अगर मैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं ईज़िली ख़त्म कर सकता हूँ, कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। दूसरी होती है हमारे पास प्राइवेट ब्लॉकचेन परमिशन। प्राइवेट ब्लॉकचेन में हमारे पास सिर्फ मखसूस नोड्स होते हैं या मखसूस पर्सन होते हैं जो कि उस ब्लॉकचेन के अंदर उस ब्लॉकचेन के निज़ाम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद होती है हमारे पास हाइब्रिड कंसोर्शियम। प्राइवेट ब्लॉकचेन, आप एग्जांपल लें वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट का सारा सिस्टम हाइपरलेजर ब्लॉकचेन के ऊपर है और इनको लिनक्स फाउंडेशन वालों ने बना के दिया उनको सोल्यूशन। अगर आप वॉलमार्ट से एक दूध का डिब्बा भी मंगवाते हैं तो उसके ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री और हैश होता है जो आपको बताता है। अगर आप उसको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे जाके खोलते हैं, वो आपको बताएगा कि ये वॉलमार्ट ये दूध कौन से स्टोर से, स्टोर के बाद कौन सी भैंस है और उसको कौन बंदा ऑन करता था जिसने ये बेचा है। आपको पूरी हिस्ट्री मिलेगी और इसमें एक दफ़ा जो डेटा किसी नोड ने एंटर कर दिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है।
अब चूँकि ये प्राइवेट है तो लोगों को वॉलमार्ट पे ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन चला रहे हैं तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। और तीसरी किस्म है हमारे पास हाइब्रिड ब्लॉकचेन की, जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन और पब्लिक को मिला के बनती है। ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनती है किसी न किसी या कंसोर्शियम बनती है किसी न किसी दो कंपनीज़ के दरमियान। मिसाल के तौर पे कोई दो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं या कोई दो कंपनीज़ हैं जो अपने दरमियान में ब्लॉकचेन अप करवाना चाह रहे हैं, तो एक कंसोर्शियम बनवाएंगे। उसमें एडमिन के या मेन बंदे के, जिस बंदे ने ब्लॉकचेन अप करवाई होगी या कंसेंसस के थ्रू, वो लोग ही ज्वाइन कर सकेंगे जिनको अलाउ किया होगा। और ये यूज़ होती है कंसोर्शियम दो कंपनीज़ के दरमियान डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सर्विसेज को लेने के लिए। अगर हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे पास हैं ब्लॉकचेन की 3 लेयर्स। एक है प्रोटोकॉल लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। प्रोटोकॉल लेयर में हम बताते हैं कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है। नेटवर्क लेयर में कौन कौन से माइनर होंगे, कौन से नोड होंगे, किसके पास रीड एंड राइट एक्सेस है। और एप्लीकेशन लेयर में इसको यूज़ कौन करेगा, इसका यूआई यूएक्स कैसा होगा। ब्लॉकचेन में ये 6 प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी हैं। अगर हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखें, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी है, इसमें क्रिप्टोग्राफी का होना ज़रूरी है, ये हिस्ट्री को मेंटेन रखे, इम्यूटेबल हो। इसका मतलब है कि इसमें कोई बंदा चेंज ना कर सके, पब्लिक हो, हर बंदे के लिए ट्रांसपेरेंट हो, इसको देख सके, कोई बंदा भी ज्वाइन कर सके। और किसी ना किसी वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कोई टोकन यूज़ हो। अगर मैंने किसी को एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन बिटकॉइन सेंड करना है तो मुझे उसके साथ थोड़ा सा फ्यूल भी पे करना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं वैल्यू। आगे जाके देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब हम समझते हैं कि वेब 1.0, 2.0, वेब 3 में क्या फ़र्क है। वेब 1.0 थी हमारे पास बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट्स, जिस तरह सबसे पहले हम देखते हैं विकिपीडिया को। उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट हो, स्टैटिक हो, डायनामिक यूज़र लॉगिन सिस्टम ना हो। फिर आती है हमारे पास वेब 2.0, जो कि हमारे पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है और AWS है और माइक्रोसॉफ्ट है, जिन्होंने आपका मेरा सबका डाटा अपने पास सर्वर में स्टोर किया हुआ है। उनको पता चल चुका है कि डाटा बहुत कीमती है और वो अपने डाटा वेयरहाउस में हर किसी का डाटा सेव उन्होंने रखा हुआ है। आपको मुझे हमारी फेसबुक या इंस्टाग्राम हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बता सकता है, जो कि हमें नहीं पता होता कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। इसलिए वो डाटा स्टोर करते हैं कि डाटा के ऊपर वो इस तरह के एल्गोरिथम लगा सकें कि वो मार्केटिंग में यूज़ कर सकें या उसको वो यूज़ कर सकें किसी न किसी यूज़ केस के लिए। वेब थ्री हम वेब थ्री में ये होता है कि मेरा डेटा है, मैं नहीं चाहता कोई बंदा इसको एक्सेस करे, वो हमेशा सिक्योर रहेगा। जिस बंदे को मैं एक्सेस देना चाहूँगा सिर्फ उसी के लिए वेब 3.0 में डेटा मेरा अवेलेबल होगा। इसकी मिसाल है डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी सिस्टम। इसको आप देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक आइडिया था, ब्लॉकचेन उसका मीन है कि हमने ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव किया है। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन क्या चीज़ है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन की लेयर के ऊपर बना हुआ है, या बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन है जो कि ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए एक क्रिप्टो करेंसी हमने बनाई हुई है। ये भी एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन में सबसे पहली ट्रांजैक्शन 2009 में हुई थी, जिसमें आपने सुना होगा कि 2 पिज़्ज़ा बाय किए गए थे और उस बंदे ने एक हैवी अमाउंट बिटकॉइन की पे की थी। इसमें सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर, इसका कॉन्सेप्ट 1995 में आया था कि अगर मैंने किसी डेटा को, ऑनलाइन डेटा को साइन करना है तो उसको मैं अपनी पब्लिक की या प्राइवेट की के थ्रू साइन कर सकता हूँ। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर नहीं है कि हमें किसी सेंट्रल सिस्टम का यूज़ नहीं चाहिए। ये प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है और ट्रांजैक्शन को हम हैश करते हैं माइनिंग में। बिटकॉइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिसेंट्रलाइज है, इम्यूटेबल है, फंजीबल है, परमिशन ऐसे कोई बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, डिविजिबल है और स्कार्सिटी है। मसलन 21 मिलियन बिटकॉइन के कॉइन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। और इनका एक मखसूस टाइम है कि उससे बाद ये कॉइन नहीं बनेंगे। ये स्कार्सिटी ऐसी है कि ना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ना बहुत कम है, ये नायाब है। ये बिटकॉइन किस तरह काम करता है? अगर हम मिसाल लें, आपका एक बैंक अकाउंट है, आपने किसी को कुछ पैसे सेंड करने हैं तो आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में अगले बंदे का एड्रेस डालते हैं, उसको सेंड हो जाते हैं। बिटकॉइन में क्या होता है, अगर किसी बंदे ने किसी को बिटकॉइन सेंड करने हैं तो वो अपने वॉलेट में उसका एड्रेस डालेगा और ट्रांजैक्शन सेंड करेगा। इस ट्रांजैक्शन सेंड करने में अगले बंदे के पास बिटकॉइन चले जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे कि हर किसी को पता होगा इस पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में कि पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ BTC की अमाउंट सेंड कर दी हुई है। और आगे जाके देखते हैं, माइनिंग मैंने आपको बता दिया हुआ है।
हमारे पास किसी भी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में ये एक एरर आता था या एक फ्लॉ आता था कि लोग उसको डबल स्पेंड कर सकते थे। बिटकॉइन ने, सतोशी नाकामोटो ने आके डबल स्पेंडिंग का हल दिया हमें कि एक करेंसी दो जगह पे यूज़ ना हो। मिसाल के तौर पे मैं अपने एक 100 रुपये का नोट, उससे मैं 200 रुपये की चीज़ें बाई नहीं कर सकता हूँ। ब्लॉकचेन में भी मैंने एक BTC किसी को सेंड किया, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसकी कॉपी किसी और को भी सेंड करूँ। अब चूंकि ये बूट कैंप एक डेवलपमेंट के रिलेटेड बूट कैंप है, इसके पहले आपको पैसे को समझाना, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के यूज़ केस को समझाना बहुत ज़रूरी था। उसके बगैर अब अगर आप ब्लॉकचेन पे काम करते हैं तो आप सही तरह से काम नहीं कर सकते। आपको सारे का सारा बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। इथेरियम भी एक ब्लॉकचेन है जो कि बिटकॉइन की तरह की है, लेकिन हम इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये वो होते हैं, आप लफ्ज़ से अंदाज़ा लगाएं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम करके हम कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं दो बंदों के दरमियान या काफ़ी सारे बंदों के दरमियान। इथेरियम में इथेरियम वर्चुअल मशीन होती है, जिस तरह हम देखते हैं, आपको पता होगा आप लोगों को JVM का, जावा वर्चुअल मशीन का, जिसके ऊपर सारे का सारा कोड प्रोसेस होता है। इसी तरह इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर कोड प्रोसेस होता है, और जो भी कोड हम प्रोसेस करते हैं, चलाते हैं, उसको चलाने के लिए हमें गैस फी, उसको फ्यूल पे करना पड़ता है। मसलन इसमें नोड्स हैं, हर नोड माइन कर रहा है। अगर इसके ऊपर किसी बंदे ने ईथर किसी को सेंड किया या किसी ने कोई कोड सेंड किया, कोड का कोई फंक्शन रन किया, उसके लिए उसको थोड़ी गैस फी, फ्यूल पे करना पड़ेगा। मसलन अगर मैंने किसी को एक ईथर भेजा, मुझे उसको सेंड करने हैं 1.0003 ईथर। क्यों? वो 003 ईथर इसमें गैस फीस के तौर पे कट जाएंगी, या उस बंदे को जो मैं ईथर सेंड कर रहा हूँ उसमें से आप इस तरह समझ लें कि अगर मैंने किसी को 1 ईथर सेंड करना है, एक ईथर, तो मुझे उसको थोड़े से ज़्यादा भेजने पड़ेंगे। क्यों? उसमें मैंने गैस फी पे करनी है। इसकी सबसे छोटी डिनोमिनेशन वे है हमारे पास, कि जिस तरह हमारे पास PKR में 1 रुपया है, ये गैस है कि ये जिस तरह आपको बता रहा हूँ मैं कि हमें कोई भी कोड, मैंने एक स्टेट वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया सेट का जो कि नेम चेंज कर रहा है। अब उस फंक्शन को रन करने के लिए मुझे गैस फी पे करनी पड़नी है। गैस फी मेजर होती है यूनिट्स ऑफ गैस यूनिट्स में, कि अगर मैंने एक कोड डिप्लॉय करना है ब्लॉकचेन के ऊपर, मैंने उसकी गैस कॉस्ट रख दी 20 मिलियन। अब उस 20 मिलियन में एक जो उसका यूनिट है, उसमें मुझे बताना होगा कि कितने यूनिट्स ऑफ गैस यूज़ हो। अब इथेरियम ब्लॉकचेन बिटकॉइन से ज़्यादा फास्ट है। इसमें 5 इथेरियम रिवार्ड मिलता है, इसका ब्लॉक 12 सेकंड्स में बनता है। और इसमें भी वही सारा सीन है कि माइनिंग किस तरह करनी है, हैशिंग किस तरह काम करती है। इसमें यूज़ होता है मर्कल ट्री की जगह पेट्रीशिया ट्री। अब इथेरियम पे दो तरह के अकाउंट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एक मुझे एड्रेस मिलेगा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करने के बाद, मसलन मैंने एक कोड है, मैंने ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दिया कि लोग उसके फंक्शन यूज़ कर सकें। अब मुझे उसका एक अकाउंट एड्रेस मिल जाएगा, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट। दूसरा होता है एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जो मेरा वॉलेट है, जो मेरा पर्सनल वॉलेट है। आप लोगों ने सुना होगा मेटामास्क के बारे में, वो एक हमारा वॉलेट है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो करेंसी रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं। इसमें पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है, जिस तरह आपको मैं डिजिटल सिग्नेचर्स में या क्रिप्टोग्राफी में पीछे वाली साइड में बता के आया हूँ। एक वॉलेट में हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, और आगे जाके हम देखते हैं। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में आपको बता दिया हुआ है, EVM भी बता दिया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम किसी दो लोगों के दरमियान या काफ़ी सारे लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जो कि ब्लॉकचेन में पड़ा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट को कोई बंदा इंप्लीमेंट नहीं करवाता, कोड इंप्लीमेंट अपनी मर्जी से करता है। अगर मैं आपको एक इसकी मिसाल दूँ कि मैंने पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ बेट लगाई कि अगले दिन बारिश होगी। अब अगले दिन बारिश नहीं होती, वो बेट लगाता है कि हाँ जी बारिश नहीं हुई, मुझे जो आपने शर्त लगाई हुई थी उसके ऊपर जो अमाउंट हमने तय की थी वो उसको दे। वो अपनी बात से मुकर जाएगा, अब उन दोनों की लड़ाई हो जाएगी। क्या क्या ये अच्छा होगा कि अगर वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के उसको ब्लॉकचेन पे डाल दें कि अगर कल बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली उस दूसरे बंदे को पैसे सेंड हो जाएं। ये काम हम ब्लॉकचेन के थ्रू ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो किसी तीसरे बंदे के पास जाते हैं कि अगर ये कल ये कंडीशन मेट हो जाए तो आपने इसको पैसे देने हैं, क्या अगर वो बंदा अपनी बात से मुकर जाए?
तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई तरह का भी कोड लिख के, किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट लिख के हम उसको रन करवा सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन में सबसे मशहूर ब्लॉकचेन जो डेवलपमेंट के लिहाज से वो है इथेरियम। ये स्टेबल ब्लॉकचेन है, ये बहुत कम हैकेबल है, इसकी करेंसी भी स्टेबल है और इसकी इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर कोई सा भी कोड चलता है। उसकी लैंग्वेज है कुछ शार्पेंट है, सॉलिडिटी है, लेकिन आप कुछ भी उसके ऊपर रन कर सकते हैं। सॉलिडिटी एक करली ब्रैकेट लैंग्वेज डिज़ाइन है जो कि एक स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज है। मसला ये डायनामिक लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप स्टैटिक डाटा लिखते हो, टाइप स्क्रिप्ट की तरह की लैंग्वेज है ये। आप इसमें हर किसी फंक्शन में या हर किसी वेरिएबल में आपको टाइप पास करनी पड़ती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जब भी हम सॉलिडिटी के कोड को कंपाइल करते हैं, इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है हमें एबीआई, दूसरा मिलता है हमें बाइट कोड। बाइट कोड 01 की फॉर्म में जाके ब्लॉकचेन में स्टोर होता है, एबीआई मिलती है हमें जेसन की फाइल में, वो हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशन में स्टोर होती है। हम उसके थ्रू अपने कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस कॉल करते हैं। ये हमारे पास एक सॉलिडिटी की एग्जांपल है कि इसको सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं प्रैग्मा सॉलिडिटी। ये इसका मेजर बिल्ड वर्जन है, ये माइनर बिल्ड वर्जन है, ये मेजर बिल्ड वर्जन है। सॉलिडिटी के हमारे पास काफ़ी सारे वर्जन हैं। इस चीज़ को लिखने का मकसद है कि इस वर्जन से लेके इस वर्जन से कम तक वाले सारे के सारे जो जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं, इसमें से कोई भी सूटेबल वर्जन उठा ले और उसकी बेस पे कोड को कंपाइल कर दे। चाहे वो 0.5 पे कंपाइल कर दे, 0.6 पे कर दे, ये कंपाइल कर सकता है। इसको थोड़ा सा गैस फीस के हिसाब से देखते हैं। मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ जिसका नाम है सिंपल स्टोरेज। इसके अंदर मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है जो कि स्टोर डेटा के नेम से है। ये स्टेट वेरिएबल हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में यूज़ करेगा। अब मैंने इसके अंदर एक डेटा स्टोर करना है जो कि मैं एक्स के थ्रू इसको पास कर रहा हूँ। जब मैंने ये सेट किया डिप्लॉय करने के बाद, तो मुझे इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ गैस यूनिट सेंड करने पड़ेंगे, मुझे कुछ फ्यूल सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ये डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। इसके थ्रू इस गेट फंक्शन के थ्रू उसको मैं डेटा को रिटर्न करा सकता हूँ। इसके बाद हमारे काफ़ी सारे वेबिनार आने वाले हैं जिसमें हम आपको ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट करवा रहे होंगे, मेटावर्स की डेवलपमेंट करवा रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए आज का हमारा वेबिनार था इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। अब हम एक सेशन करते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। मैं आप सबके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। उसके पहले हमने एक और स्लाइड देखनी है। हमारा अगला वेबिनार आ रहा है मेटावर्स के ऊपर। इसमें हम आपको बताएंगे कि मेटावर्स के ऊपर डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं। क्यों लोग कहते हैं कि हर चीज़ को टोकनाइज करो, ब्लॉकचेन मेटावर्स में क्यों ज़रूरी है, इसकी डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मेटावर्स के ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और लोग मेटावर्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। थैंक यू। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जेसन भाई पूछे अपना क्वेश्चन, आपका माइक ऑफ है, आप क्या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ब्लॉकचेन को लेके चल रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, दूसरा मेरा जो क्वेश्चन ये था वो था कि एथेरियम के बारे में तो हमने डिस्कस कर दिया है। क्या हम सोलाना के बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे नेक्स्ट वेबिनार आएंगे उसमें हम सोलाना पे डेवलपमेंट भी करवाएंगे। तो सर सोलाना तो जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर तो जो है वो स्टेबल ही उसका वजन ही स्टेबल नहीं है। तो उसको हम कैसे लेके चलेंगे? मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट करना, उसकी लाइब्रेरीज वगैरह सब कुछ अभी वो बीटा वर्जन के ऊपर आई गेस चल रही है। जी जी, हर किसी ना किसी चीज़ में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ एरर होते हैं, लेकिन हम उसको इसलिए लेके चलेंगे कि लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर जो चीज़ें डेप्स डेवलप हो रही हैं, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। वो सोलाना की कम्युनिटी उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखें कम्युनिटी बहुत ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक हमारे पास जो माइनिंग चल रही है कोई भी किसी बिटकॉइन की, वो तो ब्रूट फोर्स पे है ना, जिसने हैश कैलकुलेट कर लिया। व्हाट जी इफ अगर हमारे पास अभी फ्यूचर में जैसे क्वांटम कंप्यूटर एक रिलीज किया है इन्होंने, गूगल वालों ने, तो वो तो जल्दी से माइन कर सकता है। अगर वो माइनिंग हो जाती है तो क्या हम क्वांटम ब्लॉकचेन की तरफ मूव करेंगे या इसी पे रहेंगे? जी, बाज़ाहिर लगता है कि लोग सारे क्वांटम ब्लॉकचेन की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। वो कुछ ही सेकंड में बहुत सारे ब्लॉक माइन कर सकते हैं।
लेकिन अभी तक वो चीज़ पूरी की पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो इसलिए हम ब्लॉकचेन पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं। अब देखें, ब्लॉकचेन को हम, इसके सॉफ्टवेयर को हम उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं कंसेंसस के थ्रू। इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जिसको हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई बंदा क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए इसको हैक ना कर सके। ये 2018 से चीज़ चल रही है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सर एक और सवाल था कि लाइक हम अपने पास हर ब्लॉक का डाटा रखते हैं, तो वो अब जितनी भी नोड्स हैं उनका जब हम अपने पास डाटा रखते हैं तो वो तो स्टोरेज प्रॉब्लम भी होगा ना, तो वो उस डाटा को हम कैसे अपने पास रखते हैं कि स्टोरेज प्रॉब्लम ना हो? देखें, ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़नी है। हर नोड के लिए ज़रूरी है, माइनर के लिए, कि वो डेटा को अपने पास स्टोर करे, उसके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने डाटा को हर नोड के ऊपर स्टोर कर रहे हैं। अब हर माइनर को लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस रखे। इसका ये हल नहीं है कि हम डेटा को कहीं और स्टोर करें, उस वजह से डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे होगा कि जैसे मैं AWS पे यकीन कर रहा हूँ डाटा अपलोड करने के बाद। ब्लॉकचेन में ये निज़ाम है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज। डेटा हर नोड के पास होना ज़रूरी है और हर किसी के पास इसकी सेम स्टेट होती है। मसलन पिछले 10 मिनट में जो बिटकॉइन का ब्लॉक बना है, उसका हैश हर किसी के पास सेम है। अब हर माइनर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास सेम स्टेट को मैनेज करे, अपने पास सेम स्टेट को रखे। तो सर इसके अंदर तो ये इशू नहीं आ सकता कि एट द एंड हमारी जो मेमोरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर हमें मेमोरी और अपग्रेड करवानी पड़ेगी, या जो भी उसका प्रोसेस होता है? देखिए, ब्लॉकचेन का ब्लॉक बहुत बहुत ही कम ना होने के बराबर स्पेस कंज्यूम करता है। ये सिर्फ आप समझ लें कि ये किलोबाइट्स में होता है, केबीज में। इसका एक ब्लॉक का साइज केबी से भी कम होता है, क्योंकि उसमें सारा टेक्स्ट होता है। वो टेक्स्ट होता है बाइट कोड हमारे पास। अगर आपके पास ब्लॉकचेन की स्टेट आपके लैपटॉप में स्टोर है, आप उसको रीड भी नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं एक्सप्लोरर के थ्रू, जो कि आपको इनक्रिप्ट करके दे रहा होगा। तो जितने भी पीछे वाले हमारे पास पुराने ब्लॉक हैं, उनका डेटा हमारे पास आज के दिन अगर देखें तो वो 250 से कम जीबीज में है। और ये जब तक बिटकॉइन की ब्लॉक चलती रहेगी, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मेरे लिहाज से ये अगले कुछ 10-15 सालों में कोई 500 जीबी तक जाएगा। हाँ, अगर वो लोग ब्लॉकचेन के ब्लॉक का साइज़ बढ़ा देते हैं, जिस तरह इथेरियम ने बढ़ा दिया हुआ है, तो डेटा ज़्यादा भी हो सकता है। अब जो बंदा माइन करता है, उसको एक रिवार्ड मिल रहा है, उसको 5 इथेरियम मिल रहे हैं, 6.5 बिटकॉइन मिल रहे हैं। आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब वो बंदा अपने रिसोर्स बाय कर लेता है, अपने सेटअप कर लेता है कि वो ब्लॉकचेन के नोड को अच्छी तरह चला सके। ये इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं सोचता इस पूरे ब्लॉकचेन के अंदर, डेटा के लिहाज से। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर जैसे आपने सिस्टम बताए हैं कि हम बर्थ सर्टिफिकेट सिस्टम बना सकते हैं ब्लॉकचेन पे, या कोई और सिस्टम बना सकते हैं लाइक डिग्री वेरिफिकेशन सिस्टम वगैरह, तो सर इनको हम पब्लिक ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट करेंगे या प्राइवेट पे? देखिए, ये डिपेंड करता है ब्लॉकचेन के यूज़ केस के ऊपर। मैंने एक स्लाइड में बताया था कि ब्लॉकचेन को, दुनिया का हर सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं बन सकता। हमें देखना पड़ता है कि क्या वो ब्लॉकचेन के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर हम बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेशन सिस्टम पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर, हम उसमें एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के बना सकते हैं। उसमें पहले हमें लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर वो लोग अपने ट्रांजैक्शन सेंड करके अपने डेटा को वेरीफाई करेंगे। दूसरा हल ये है कि हम एक प्राइवेट ब्लॉकचेन बना सकते हैं, जो कि सिर्फ उसको कुछ ही लोग एक इदारा मैनेज कर रहा हो, लेकिन बाकी लोग उसको, उसकी हिस्ट्री देख सकें, उसकी माइनिंग देख सकें कि ये ट्रांसपेरेंट है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। यूज़ केस पे डिपेंड करता है। हमें इसके लिए होती हैं 6 चीज़ें जो हम देखते हैं कि ब्लॉक कौन सा सिस्टम ब्लॉकचेन पे आ सकता है। ये इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट के लिहाज से नेक्स्ट किसी वेबिनार में पढ़ेंगे उस चीज़ को, कि कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि आया कि ये एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के लिए सूटेबल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आस्क अ क्वेश्चन। यस प्लीज़। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन की माइनिंग अगर हमने करनी हो तो उसके लिए किस किस्म का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, मतलब किस तरह का ठीक है, डेवलपर, कौन सी लैंग्वेज का, वगैरह वगैरह। अगर आपने बिटकॉइन ब्लॉकचेन की माइनिंग करनी है, वो काम कर रहा है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, और वो यूज़ करता है आपकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोसेसिंग पावर यूज़ करते हैं। आपको बहुत अच्छा जीपीयू बाय करना पड़ेगा। आज के दिन में आपको अच्छे जीपीयू नहीं मिलते, क्योंकि माइनर्स ने पहले सारे खरीद के रख लिए हैं अपने पास, उनके माइनर माइन कर रहे हैं।
मार्केट से अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने माइनिंग करनी है तो आपको बहुत अच्छा जीपीयू बाय करना पड़ेगा और आपको सैकड़ों की तादाद में माइनर लगाने पड़ेंगे। एक माइनर 2 साल पहले $10,000 का था, अभी उसकी प्राइस डबल है उससे। उस माइनर के साथ आपको स्टोरेज स्पेस बहुत सारी लेनी पड़ती है और बहुत सारी आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम आज देखें तो कोई सिंगल बंदा ब्लॉकचेन को माइन नहीं कर रहा, वेयर हाउसेज माइन कर रहे हैं। मसलन वेयर हाउसेज हैं, उसमें लाखों की तादाद में माइनर पड़े हुए हैं। इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी और कम्प्लेक्सिटी है ब्लॉकचेन को माइन करने में। अब बिटकॉइन की प्राइस तो हज़ारों डॉलर्स में है, तो जितना महंगा है उतनी ज़्यादा लोग कम्पीट कर रहे हैं आपस में। जो जो माइनिंग के लिए मतलब माइनिंग के लिए यूज क्या करते हैं, सिस्टम ही यूज जी करते हैं? हाँ जी, अगर आपने बिटकॉइन की माइनिंग करनी है तो आप बिटकॉइन की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से जाके आप उस बिटकॉइन का क्लाइंट डाउनलोड करेंगे। वो क्लाइंट लिखा हुआ है गो लैंग्वेज में, C++ में। वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। आप उसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। जब आप उसको रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पिछली सारी ब्लॉकचेन की स्टेट को डाउनलोड करके आपके लैपटॉप में डाउनलोड करने के बाद माइनिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा आपकी प्रोसेसिंग पावर को यूज़ करते हुए। इस तरह होता है। और जो आपने स्पेस बताई थी इसकी कि 250 GB लेता था और आने वाले वक्त में 500 लेगा, ये आप बेसिकली एक ब्लॉक की बात कर रहे थे कि एक नहीं ब्लॉक नहीं नहीं, कितने GB लेता है? ये मैं बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी ब्लॉकचेन की स्टेट की। आप समझ लें पूरी की पूरी डेटाबेस अगर आपको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करनी है तो आपको मिनिमम उतनी स्पेस चाहिए, मैक्सिमम वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और मेरा लास्ट आप क्वेश्चन मेरा कर ये सकते था, हैं। सेकंड और लास्ट, के हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं ब्लॉकचेन में ज़्यादा और उनकी वजह क्या है? उन जी, लैंग्वेजेस की यूज होने की, मतलब पाइथन सब होगी सिरे पहले से थी या पाइथन अगर कम कोई यूज़ और हो रही भी है। तो कैसे, उसकी वजह क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारे पास ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट लैंग्वेज सॉलिडिटी। सॉलिडिटी के बाद यूज़ हो रही है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास हो रही है C++। मतलब काफ़ी सारी ब्लॉकचेन हैं, उन ब्लॉकचेन ने अपनी 3 से 4 लैंग्वेज दी होती हैं डेवलपमेंट करने के लिए। अगर हम सोलाना की बात करते हैं, वहाँ पे रस्ट में डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम कार्डानो की बात करते हैं तो उसकी और लैंग्वेज है। हम उसकी एसडीके को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे काम करते हैं, आप कौन सी कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं। अब मैक्सिमम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होती है, अगर हम देखें प्राइवेट ब्लॉकचेन को, होती है जावास्क्रिप्ट में। और अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन, वो होती है हमारे पास सॉलिडिटी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल बिल्कुल बेसिक लेवल का है। तो असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं एक साइंस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। तो अब नेक्स्ट जो प्रोफेशन है वो ब्लॉकचेन डेवलपर के तौर पे काम करना चाह रहा था। तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हैं कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? कौन-कौन सी बेसिक ऐसी लैंग्वेज हैं जिसे मैं सीख के उसके बाद ब्लॉकचेन का कोई कोर्स वगैरह ले सकता हूँ या इसको सीख सकता हूँ? तो इसके बारे में प्लीज़ आप गाइड कर दें थोड़ा। जी बिल्कुल। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन का डिटेल में कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट कि आपके लॉजिक सेट हो जाएं। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप डायरेक्ट सॉलिडिटी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ्यूचर में हम ब्लॉकचेन को कहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए? जी, पाकिस्तान में रहते हुए देखें, ब्लॉकचेन का मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा काम है। इसकी अभी हाइप बिल्कुल ग्राफ के पीक पे गई हुई है। इसका इतना ज़्यादा काम है कि डेवलपर नहीं मिल रहे काम करने के लिए। जो डेवलपर हैं वो सारे बिजी हैं। अब पाकिस्तान में रहते हुए आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे अलाउड नहीं है। हम क्रिप्टो करेंसी की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन हम ब्लॉकचेन के ऊपर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि हमने वेबसाइट्स को ब्लॉकचेन पे किस तरह बनाना है। तो शायद आपने पहले सुना हो कि किसी डेवलपर ने एक पाकिस्तान वोटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन पे बना के प्रपोज किया था। अब वो चल नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे जो ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी। अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो सारे के सारे हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम्स ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। ब्लॉकचेन ने सारे के सारे बैंक्स को कम्पीट कर दिए हुए हैं। लोग सारे अपने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से ब्लॉकचेन के ऊपर मूव कर रहे हैं, और इसके आगे जाके ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल के काम कर रही है।
अच्छा, तो सर फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में इतने बड़े जायंट्स जो बैठे हुए हैं, जो अपने अपने तरीके से सिस्टम को चला रहे हैं, तो ट्रांसफर मतलब ब्लॉकचेन इज अ नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे इतनी आसानी से कि फिर ब्लॉकचेन आ जाए और उनका सारा जो वो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाए? ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बात आती है उसकी कम्युनिटी की, को लोग, अगर हम पाकिस्तानी लोग हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन आज के निज़ाम में हमारी गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो हमें क्या दें। हम कोई ऐसा सिस्टम बना लें कि जिसके थ्रू हम एक उसका इत्फाक़ी राय एल्गोरिथम बनाएं या कंसेंसस एल्गोरिथम बनाएं कि जो काम हम चाहते हैं वही हो। अगर हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया, एक ऐसा बैंक बना लिया जिस पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको बैंक वाले माने या ना माने, लेकिन लोग तो उसको यूज़ कर रहे हैं ना। जब बिटकॉइन सबसे पहले आया था, लोग इसको ज़ाया करते थे, कोई बंदा इस पे ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने बिटकॉइन को बाय करना शुरू किया, एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, लोग इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहे। क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं। आपको एक मिसाल दूँ, बाहर की कंट्रीज़ में शाम के बाद फ़ियाट करेंसीज़ की एटीएम बंद हो जाती हैं, वहाँ पे बिटकॉइन की एटीएम लग चुकी हैं। फ़ियाट करेंसी में सारे का सारा मसला है कि ब्लैक मनी होती है उसके अंदर। अब ब्लॉकचेन इस चीज़ को कम करता है। आपके पास कुछ पैसे अगर ब्लॉकचेन के पड़े हुए हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, तो सबको पता है कि वो पैसे आपके पास कहाँ से आए हैं। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप शराज बात कर रहे हैं? तैयब इरशाद सर। जी, जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे पहले बताया कि ब्लॉकचेन में अगर आप एक डाटा सेव करता है एक बंदा, तो वो उसको अल्टर नहीं कर सकता बाद में कोई भी। तो जिस बंदे ने खुद सेव किया है तो वो भी नहीं उसको बाद में अल्टर कर सकता। नहीं कर सकता। तो सर फिर अगर बाद में चेंज करना हो डाटा तो क्या उसका हल है? देखें, आपके मैं 2 मिनट और लूँगा। ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक कैसे बनता है, इसको थोड़ा दोबारा समझें। ब्लॉकचेन के ऊपर पर्सन ए ने पर्सन बी को 0.1 या 1 बीटीसी सेंड किया। अब उसने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की जो कि ब्लॉकचेन पे गई। अब वो ट्रांजैक्शन हर किसी माइनिंग नोड के पास, हर किसी माइनिंग माइनर के पास गई। उन माइनर्स ने क्या किया, वो ट्रांजैक्शन को माइन करना शुरू किया। उस ट्रांजैक्शन के हैश को एक ब्लॉक में ऐड किया। इस तरह किसी और बंदे ने किसी को कुछ कुछ बिटकॉइन सेंड किए, उन फिर माइनर ने क्या किया, वो ट्रांजैक्शन पकड़ी पूल में से, उसको ब्लॉक में ऐड किया और अगली ट्रांजैक्शन पकड़ी। अब जब एक ब्लॉक का साइज पूरा हो गया, मतलब एक ब्लॉक में मिसाल के तौर पे 100 ट्रांजैक्शन आ सकती हैं, उन 100 ट्रांजैक्शन ऐड होने के बाद उसने ब्लॉक की सील फाइंड करना स्टार्ट कर दी। वो सील है हैश। उन्होंने एक ब्लॉकचेन की सेट जो कि प्रीवियसली कॉम्प्लेक्सिटी सेट हुई है, उसको मीट करने वाला हैश फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक ऐसा हैश फाइंड करना स्टार्ट किया जो कि स्टार्ट में 5 जीरो आ रहे हैं। अब उनको ब्रूट फोर्स से वो हैश फाइंड करना होगा, दोबारा दोबारा कोशिश करके 10 मिनट में उनकी प्रोसेसिंग पावर, उनका प्रोसेसर चलता ही रहेगा। एक ऐसा वक्त आएगा उनको वो कॉम्प्लेक्सिटी, उस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का हैश मिल जाएगा। अब वो बंदा उस ब्लॉक की वो हैश जाके उसकी सील पे लगाएगा। जो डेटा उस ब्लॉक में पड़ा होगा वो हमेशा के लिए उसमें कभी उसके बाद उसमें चेंज नहीं आ सकता। अब वो उसमें हैश लगा के इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के ऊपर सेंड करेगा, बाकियों को बताएगा कि मैंने ब्लॉक माइन कर लिया है। बाकी लोग क्या करेंगे, उसके ब्लॉक को एक्सेप्ट कर देंगे, उस ब्लॉकचेन के अंदर चेन के अंदर उसको जोड़ देंगे और अगले ब्लॉक की माइनिंग की तरफ चले जाएंगे, अगला ब्लॉक माइन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जब इस ब्लॉक में 100 के करीब ट्रांजैक्शन हैं, किसी ने किसी को कुछ सेंड किया, किसी ने कोड्स लाया हुआ है, किसी ने किसी को पैसे सेंड किए हैं, क्रिप्टो करेंसी सेंड की है, हम इसको 10 साल के बाद भी देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे हैकर्स ने अटैक करने की कोशिश की है ब्लॉकचेन को, लेकिन वो हैक नहीं हुई। ओके सर, गॉट इट। सर दूसरा ये था कि अगर जिस तरह हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमारी कोई वेबसाइट ऑलरेडी लाइव है, तो ब्लॉकचेन का ये फ़ायदा है कि हमें मोर सिक्योर है, मतलब जो वेब 2 से मोर सिक्योर है वेब 3। तो हम उस वेबसाइट को ब्लॉकचेन पे कैसे लाइव करेंगे ब्लॉकचेन के थ्रू? देखिए, अगर तो आपकी वेबसाइट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, जिसके ऊपर यूज़र आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं, या कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, कुछ आपने रूल लिखे हुए हैं, ब्लॉकचेन का एक फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि कौन सी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे आ सकती है। तो हम उसके थ्रू, कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम देखेंगे उसको, फिर हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट।
आपने वो लॉजिक लिखा होगा बैकएंड में या किसी नोड जेएस में, PHP में, हम उसको लिखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, फिर हम उसके फंक्शन अपनी वेबसाइट में कॉल करेंगे, उसका UI बनाएंगे, लोग उनको कॉल करके आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होंगे, अब वो ब्लॉकचेन पे चल रही होगी। Thank you so much, Ali Wissam, and everyone who joined in today. An important reminder that we have our next webinar on 25th of April 2022 on Introduction to Metaverse. See you all next time.